हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वह संबंधित है भाषा अर्जन और अधिगम यानी लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। इससे परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या है आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखें कि उसमें इस टाइप के कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज भाषा अर्जन और अधिगम क्या होता है और इन दोनों को अलग अलग क्यों कहा जाता है, इसी से संबंधित इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। आज इसको पूरा कर देते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप करें। देखते हैं फ्रेंड्स, भाषा अर्जन किसको कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण में रहकर भाषा को सीखता है और विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन के दौरान। इसका मतलब है दोस्तों कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने आसपास दादा दादी, माता पिता, भाई बहन या चाचा चाची और जो भी उसका परिवेश है, उसका जो वातावरण है, उसमें जिस प्रकार की शब्दावली या जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है, बच्चा वहीं से वो भाषा सीखनी शुरू कर देता है। चाहे वो इंग्लिश बोलते हों परिवार में या हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जिस प्रकार की भी भाषा बोली जाती है आप उस बच्चे के परिवार में, बच्चा वैसी ही भाषा सीखेगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यानी भाषा अर्जन जब करेगा तो बच्चा भाषा अर्जन को दूसरों से अनुकरण या कह सकते हैं कि कॉपी करके, नकल करके सीखता है। और ये जो एक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। यानी औपचारिक साधन का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का कोई व्याकरण का नियम अप्लाई नहीं होता। बच्चा स्वतः जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की भाषा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। और फ्रेंड्स, क्या है कि औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक प्रकार से उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जिस परिवेश में वो रहता है वही उसकी मातृभाषा हो जाती है, या जो उसकी क्षेत्रीय भाषा जहाँ पर वो रह रहा है बोली जाती है, वही बच्चा जन्म से सीखना शुरू कर देता है। तो भाषा अर्जन से हमें ज्ञात हुआ कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कोई भी इसमें व्याकरण के नियम अप्लाई नहीं होते और ये उसकी क्षेत्रीय भाषा या उसकी मातृभाषा बन जाती है। देख लेते हैं भाषा अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कि भाषा अर्जुन हो गया फ्रेंड्स, यहां पर ये अर्जन है कि प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है। यानी ये सहज और स्वाभाविक है, यानी स्वतः ही बच्चा जन्म लेने से ही सीखना, जन्म के कुछ पश्चात जैसे शब्दों को धीरे धीरे परिवेश में बढ़ता है तो वो सीखना शुरू कर देता है। अगला है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया कि इसमें कोई व्याकरण के नियम अप्लाई नहीं होते। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व जो होता है दोस्तों, वो परिवार, समाज तथा वातावरण, यानी उसकी फैमिली का, उसकी सोसाइटी का और उसके एनवायरनमेंट का, इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है भाषा अर्जन को अर्जित करने में। नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन
वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में तल्लीनतापूर्वक सुनने और बातचीत के माध्यम से होता है। यानी बच्चा जैसी भाषा उसके परिवार में, समाज में, उसके वातावरण में बोली जा रही है, उसको तल्लीनतापूर्वक यानी ध्यानपूर्वक उसको सुनता है और सुनने के बाद उसी में फिर वही बातचीत करना भी शुरू कर देता है। जैसे कि मेरी भाषा इस समय हिंदी है, मुझे मेरे परिवार से ये भाषा सीखने को मिली, तो इसे कह सकते हैं कि मैंने इस भाषा का जो अर्जन किया है वो अपने परिवार में रहकर ही किया है, और जो मेरा वातावरण है मैंने उससे ये भाषा सीखनी शुरू कर दी थी बचपन से ही। ऐसा आपने भी किया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ये था भाषा अर्जन जिसमें कोई व्याकरण के नियम अप्लाई नहीं होते। और अब देख लेते हैं भाषा अधिगम। अधिगम क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है कि भाषा अधिगम किसी भाषा को अध्ययन करने की, देखिए अब कोई किसी भाषा को, तो अब जैसे हिंदी एक भाषा है तो हिंदी भाषा में व्याकरण के नियम अप्लाई होते हैं। जहां पर व्याकरण के नियम अप्लाई हो जाएंगे तो वो एक नई प्रकार की, यानी वो एक अधिगम बन जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाषा अधिगम किसी भाषा को अध्ययन करने की सचेत औपचारिक प्रक्रिया है जो आम तौर पर कक्षों में, यानी कह सकते हैं कि विद्यालय में की जाती है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जैसे इसका मतलब है कि भाषा अधिगम कब होगा, जैसे हम मान लीजिए कि हम अंग्रेजी भाषा सीखने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी याद करनी होगी, उसके शब्दों को जो उसमें बताए गए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि डॉग है तो डॉग लिखा हमने, तो डॉग को आपको पता होगा कि DOG डॉग है, तो उसमें और सेंटेंस बनाना है तो उसमें कुछ व्याकरण अप्लाई हो जाएगी। तो जहां पर व्याकरण के नियमों को अप्लाई करके पढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, वो भाषा अधिगम होता है। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना, जिसमें व्याकरण के नियम अप्लाई नहीं होते, औपचारिक जो प्रक्रिया नहीं होती, वह भाषा अर्जन होता है। और जिसमें औपचारिक प्रक्रियाएं, सचेत या तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, तो वो और ये इसमें व्याकरण के नियम अप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपका भाषा अधिगम हो जाता है। इससे देख लेते हैं कि भाषा अधिगम एक सचेत प्रक्रिया है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी औपचारिक साधन का मतलब है कि व्याकरण के नियम, आपको कक्षा में जाना पड़ेगा, टीचर से कुछ सीखना पड़ेगा, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है आपका भाषा अधिगम। इससे और देख लेते हैं कि भाषा अधिकरण में व्याकरण, शब्दावली और नियमों का अध्ययन। देखिए जैसे मैंने ये पहले बताया कि भाषा अर्जन में व्याकरण, शब्दावली या नियमों का प्रयोग नहीं होता, वो स्वतः ही बच्चा परिवार से सीखता है। लेकिन भाषा अधिगम में व्याकरण, शब्दावली और नियमों का अध्ययन शामिल होता है, तभी वह आपका भाषा अधिगम बनता है। अगला है कि भाषा अधिगम को हम द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक बच्चा आपने देखा होगा, वो स्कूल भी नहीं जाता लेकिन फिर भी कोई ना कोई भाषा तो बोलता ही है, तो वो उसका भाषा अर्जन है। लेकिन वही भाषा में अगर वो व्याकरण के नियम अप्लाई करके उसको कह सकते हैं कि पढ़ना या उसमें लिखना शुरू कर दे व्याकरण के नियम लगा करके, तब वो भाषा अधिगम बन जाता है। तो इसको द्वितीय भाषा के रूप में भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज अप्लाई नहीं है, तो सो आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। यानी बच्चा जब विद्यालय जाता है तो कोई ना कोई भाषा सीखा हुआ होता है, यानी अर्जन किया हुआ होता है भाषा का, और विद्यालय में जाकर के जो उसका जब शुरुआत करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी लैंग्वेज को सीखने की, तो वह आपका भाषा अधिगम और बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि अधिगम की जो विधियां होती हैं, या कह सकते हैं कि अधिगम के विकार वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो अधिगम जो होता है उसमें व्याकरण के नियमों को अप्लाई करके ही हम सीखते हैं।
नंबर 2 है इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य कि भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। वो देखिए, भाषा अर्जन दोस्तों स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाती है, लेकिन भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक पद्धतियां आदि की भूमिका रहती है। यानी इनकी सब चीजों की आवश्यकता भाषा अधिगम में पड़ती है। तो भाषा अधिगम में इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक पद्धतियां और कह सकते हैं शिक्षक और आदि की भूमिका भाषा अधिगम को सीखने में होती है। नेक्स्ट और देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसके बारे में। अब देख लेते हैं कि भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन के संदर्भ में कुछ विद्वानों के जो विचार हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको भी आज यहीं पर ही पढ़ लेते हैं और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित अगर कोई विचार आता है तो आप ध्यान रखना कि वह कौन सा राइटर होंगे। देखिए 3 राइटर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वाइगोत्स्की, पियाजे और चॉम्स्की। देखिए अगर समाज की कहीं बात हो रही है, अगर उसमें किसी समाज से संबंधित कोई बात की गई है, तो फ्रेंड्स वहां आप समझना कि वो वाइगोत्स्की का कथन है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा, यानी बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो जहां पर भी आपको समाज से रिलेटेड दिखाई दे तो वह वाइगोत्स्की का हो सकता है कथन। पियाजे क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो उन्होंने संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यानी जो उसका तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात, देखिए ये संज्ञानात्मक के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए बोला है और ये कह रहे हैं कि भाषा अर्जन जो है बच्चे में जन्म से ही, और हमने देखा भी अभी पीछे कि बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ जो अर्जित करना शुरू कर देता है। यानी शुरू से ही बच्चा सीखना, या कह सकते हैं एक क्वेश्चन और आता था फ्रेंड्स जो अभी हमने पीछे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा था कि कूकना और बलबलाना, इनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। कूकना क्या है, कूकना कब होता है और बलबलाना कब होता है। तो बच्चा जब लगभग 6 हफ्ते के आसपास होता है तो बच्चा कूकना यानी कूइंग करना, और 6 महीने से अगर वो ज्यादा है तो बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्लाइड में डाला है मैंने इस चीज को भी। तो चॉम्स्की ने इसे जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यानी उन्होंने जन्मजात बोल दिया उसको, यानी जब बच्चा जन्म से ही उसको भाषा अर्जित करना शुरू कर देता है। तो आप तीनों को ध्यान रखें कि वाइगोत्स्की ने समाज के लिए और पियाजे ने संज्ञानात्मक और चॉम्स्की ने उसको जन्मजात क्षमता के अकॉर्डिंग बताया है। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट में बताते रहें। अगला है कि भाषा कौशल, इन्हें भी देख लेते हैं कि भाषा कौशल क्या क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाषा कौशल जो है 2 प्रकार के हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल और रिसेप्टिव कौशल। रिसेप्टिव कौशल का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जिससे कि हम ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख गया, हिंदी में नहीं लिख पाया मैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल ये कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? देखिए अभिव्यक्तात्मक जो कौशल होते हैं वह वाचन कौशल और लेखन कौशल। वाचन का मतलब होता है फ्रेंड्स बोलना, वाचन का मतलब होता है बोलना, और लेखन का मतलब होता है लिखना। यानी मैं अपनी बात बोल करके आपको बताऊंगा या फिर लिख करके बताऊंगा। यानी मैं अपनी जो अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा हूं इस समय, वह या तो बोल कर रहा हूं, या जैसे मैं अभी कुछ लिख रहा हूं, या इसको लिखन कौशल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। इसमें 2 हैं कि वाचन कौशल और लेखन कौशल के द्वारा मैं अभिव्यक्तात्मक कौशल को डेवलप किया जाता है। और ग्रहणात्मक कौशल में फ्रेंड्स, ग्रहण का मतलब होता है कि हम किसी चीज को ग्रहण करना। तो जैसे कि आप मेरी बात इस समय सुन रहे हैं, तो ये जैसे कि तो आप सुन रहे हैं
और पठन का मतलब है कि आप इसको देख करके पढ़ रहे हैं। तो पठन का मतलब यानी पठन कौशल और श्रवण कौशल जो होते हैं वह रिसेप्टिव स्किल्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं भाषा कौशल जो हैं वो 4 होते हैं आपके। सुनना, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद में लिखना। इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं। LSRW, L फॉर लिसनिंग और आपका S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। और फ्रेंड्स इसको इसके भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है मैंने, सुबोपली, यानी सु का मतलब है सुनना, बो का मतलब बोलना, पा का मतलब है पढ़ना और ली का मतलब है लिखना। फ्रेंड्स इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके बारे में भी कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 4 कौशल अभी हमने पढ़ने हैं, कौन से पढ़े थे पीछे, अभी देखा था स्लाइड में कि LSRW जो अभी हमने देखा। तो ये 4 जो कौशल हैं, ये चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपने देखा होगा कि मैं वाचन कर रहा हूं और लिख भी रहा हूं। जैसे भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ बोलना भी और सीखता है और पढ़ने के साथ लिखना भी सीखता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि चारों कौशल जो है एक साथ चलते हैं, यानी बच्चा जो सुनेगा तो बोलेगा भी और पढ़ने के साथ उसको लिखना भी सीखेगा। और विद्यालय में आपने देखा होगा कि जब बच्चा पढ़ता है जाता है तो सुनने के बाद वह उसको लिखता भी है और पढ़ने के बाद उसको बोलता भी है या बोल करके लिखता भी। चारों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। अब देख लेते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक यानी फैक्टर्स हैं। कुछ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो भाषा हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक होते हैं फ्रेंड्स, समाज के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। और शैक्षिक कारक भी होते हैं। एक है जैविक कारक या उसके बायोलॉजी की कह सकते हैं कि अगर कोई उसमें पहले से ही शारीरिक विकार है, बायोलॉजिकल विकार है या डिसऑर्डर है तो वो उसको भी भाषा को भी प्रभावित करते हैं। बोलने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी। और कह सकते हैं शैक्षिक कारक में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो इस चीजों को भाषा अधिगम या भाषा विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। समाज से रिलेटेड होगा, वो किस कैटेगरी में रहता है, उसका आसपास का वातावरण क्या है, घर का व्यवहार, घर का वातावरण कैसा है, उसके यार दोस्त कैसे हैं, तो ये सभी चीजें सामाजिक कारक में आएंगी। शैक्षिक कारक में कि वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, तो ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं हमारे भाषा अधिगम को, भाषा के विकास को। और देख लेते हैं कि भाषा विकास पर कारकों का प्रभाव। देखिए इनका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी अगर बच्चा, अब डिपेंड करता है कि बच्चे की जो वातावरण है या फैमिली का जो वातावरण है वो कैसा है, उसका प्रभाव बच्चे के भाषा अधिगम पर जरूर पड़ता है। तो इन सभी कारकों का प्रभाव हमारे भाषा अधिगम के में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताते रहें। और देख लेते हैं फ्रेंड्स भाषा अर्जन के चरण, जो कि हमने अभी पीछे देखा था, कूकना या बलबलाना, उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार की क्रियाएं करता है। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने छोटे से स्लाइड में डाला है, आप इसको अच्छे से देख लें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए कूकना क्या होता है, कूइंग। बच्चा जब 6 हफ्ते का होता है फ्रेंड्स, यानी 6 वीक्स का होता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कुछ ध्वनि, यानी बच्चा ध्वनि उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आपने देखा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ ना कुछ बोलना वो अपनी मतलब शुरू कर देता है। जब वो 6 हफ्ते का होता है तो कुछ ना कुछ आवाज निकालनी, एक कैसी न कैसी मुस्कुराना या कुछ ना कुछ हरकतें करनी शुरू कर देता है, तो उसको कूकना बोलते हैं। और ये आया भी है पिछले वर्षों के पेपर्स में, तो आप इसको ध्यान रखें कि कूकना या कूइंग क्या है।
तो इसमें बच्चा लगभग जब 6 हफ्ते का होता है शुरू में ही, तो तब बच्चा ये क्रियाएं करता है। दूसरा है बलबलाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद जब बच्चा क्या करता है कि एक अक्षर वाले शब्द बोलना शुरू कर देता है। घर में बच्चे से, जब छोटा बच्चा होता है तो बड़े बुजुर्ग या जो भी उसके बड़े भाई बहन या दादा दादी या पापा मम्मी उससे एक अक्षर वाले शब्द बुलवाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बेटा बोल मम्मा मामा, इस तरीके से पापा, इस तरीके के शब्द जो बुलवाने उससे शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बलबलाना, जो कि 6 महीने के बाद बच्चा ये हरकतें करनी शुरू कर देता है। तो पहला आपका कूकना और बलबलाना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पिछली परीक्षाओं में आए भी हैं, आप इनको जरूर याद कर लें। अगला है कि एक शब्द अवस्था, वन स्टेज, वन वर्ड स्टेज। ये जो शुरू होती है फ्रेंड्स 12 से 18 महीने के बीच की अवस्था होती है और इसमें बच्चा एक कह सकते हैं कि एक शब्द लिखा, एक शब्द अवस्था, तो बच्चा इसमें एक शब्द वाले शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि माँ, खाना, पानी, दादा, दादी, इस तरीके के शब्द बोलना शुरू कर देता है, जो कि 12 से 18 महीने के बीच में ये क्रियाएं करनी शुरू कर देता है। चौथी स्टेज है कि दो अवस्था वाले वर्ड, यानी दो शब्दों के जो वर्ड्स होते हैं उनको बच्चा कितने दिनों में बोलना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स बच्चा टू वर्ड्स वाले जो शब्द होते हैं वो 15 महीने से 2 वर्ष के बीच बच्चा शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो उसको एक शब्द वाले अक्षर या लाइनिंग बना, कह सकते हैं कि उसको लाइन ड्रॉ करना, इस तरीके की क्रियाएं करनी शुरू करते हैं। और फिर पांचवा है कि लंबे उच्चारण वाले शब्दों का इस्तेमाल वो कब करता है, तो वह 2 वर्ष से 4 वर्ष की अवस्था में दोस्तों उसके जो शब्द हैं वह लंबे उच्चारण करना शुरू कर देता है 2 से 4 वर्ष के बीच। और इसमें बच्चा बड़े बड़े शब्दों को बोलना, कह सकते हैं कि उच्चारण करना शुरू कर देता है। और फ्रेंड्स, पूर्व बाल्य अवस्था होती है हमारी, वह 2 से 6 वर्ष भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी में ही बच्चे की भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है और बच्चा फिर उसके बाद भाषा अधिगम में अपनी उन्नति करता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है इसमें सभी पॉइंट्स को कवर करने की। अभी इससे संबंधित शिक्षण, उपचार से संबंधित जो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण है वो रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको भी जल्दी इसमें कवर करने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद।